एजुकेशन डिपार्टमेंट को दो कैटेगरी में इन्होंने बांट रखा है। एक तो अपनी जनरल एजुकेशन आती है और एक अपने संस्कृत विभाग के कुछ स्कूल्स आते हैं। तो उनके अंदर भी 10th तक तो साइंस मैथ चलती है। तो इसीलिए जो कल आपका रिक्रूटमेंट आया है उसमें आप लोग भर सकते हैं और वो ठीक भी है, क्योंकि पिछली बार एक बच्ची थी, उसका नाम था मैना कुमावत। तो नो डाउट वो बहुत अच्छी इंटेलिजेंट लड़की थी और मुझे उम्मीद भी थी कि इसका सिलेक्शन श्योर होगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सामान्य शिक्षा के अंदर उसका सेकंड ग्रेड में नहीं हो पाया, तो अब उसका संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड में हो गया है। तो इसीलिए आपको फॉर्म सबको भरना है और ज़रूर भरना है, ठीक है ना। और जो भी, जैसे इसको मैं लाइव में डालता हूँ, यूट्यूब पे डालूँगा, तो यूट्यूब में जो भी स्टूडेंट्स इनको देखते हैं पेपर्स को, अगर वो अपने पेपर्स को देखना चाहें तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसमें से आप जाके टेलीग्राम चैनल्स पर इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जो अपना तीसरा जो टेस्ट हुआ था, बेसिक टेस्ट चल रहे हैं, अभी लेवल को नहीं बढ़ाया है। तो पीरियोडिक टेबल का जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका ये था कि निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन दिए गए परमाणविक स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी ऋणात्मक चिन्ह के साथ सही क्रम को प्रस्तुत करता है। यहाँ कुल मिलाकर ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, और आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी किसकी है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है। तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता हैलोजेंस की होती है, और वैसे भी आपको पता है हैलोजन की बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना स्टक पूरा करना ही चाहेंगे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हैलोजेंस में होती है। तो सीधी सी बात है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हैलोजेंस में होगी। अब ये चीज़ आप सबको जनरली पता होता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में, जैसे मैं आपसे बात करूँ, यहाँ हमें दे रखे हैं, यहाँ जो हमें दे रखा है एक तो ऑक्सीजन और एक सल्फर, एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन। ये हमेशा ध्यान रखें, हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होनी ही है। वर्ग में जनरली जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, लेकिन आप सबने अपवाद पढ़ा है कि फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है और ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, सल्फर की होती है। सबने अपवाद पढ़ रखा है कि ये द्वितीय आवर्त के तत्व हैं और ये तृतीय आवर्त के तत्व हैं। अधातुओं में द्वितीय आवर्त के तत्वों की तुलना में वर्ग में तृतीय आवर्त के तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो उच्च होती है। उसका कारण आप सबको पता है कि जो फ्लोरीन है उसका आकार कैसा होता है, छोटा आकार होता है, और छोटा आकार होने के कारण जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको बहुत ज़्यादा रिपल्सन का सामना करना पड़ता है। और फ्लोरीन और क्लोरीन में जनरली ये सब चीज़ें आप सब, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मैं डिटेल नहीं बता सकता, बस आपको एक छोटा सा आइडिया दे सकता हूँ कि द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त की धातुओं में एक्सेप्शनली, वैसे तो ये होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो यहाँ अपन को स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसा ऑप्शन हमारे सामने कौन सा है, थर्ड है। ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर की और फ्लोरीन, और फिर किसका नंबर आएगा, क्लोरीन का आएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेरे हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो मैंने आंसर की दी है उसमें करेक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अपन एक बार मैं इन तीनों को नीचे से चेक करता हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आप सबको पता है सर्वाधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की 4 मानी गई है, और जो क्लोरीन है उसकी जो विद्युत ऋणता है वो 3 है, ब्रोमीन की विद्युत ऋणता 2.8 है और आयोडीन की विद्युत ऋणता 2.5 है। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो आपको पता है, पूछ रहा है HF, HCl, HBr और HI। तो आप सबको पता है HF से ज़्यादा अम्लीय HCl होता है, HCl से ज़्यादा अम्लीय HBr होता है और HBr से ज़्यादा अम्लीय HI होता है। उसका कारण है HI बॉन्ड बड़ा बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाता है, इसीलिए ये भी इसका आंसर सही है। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीकारक क्षमता क्या है, ऑक्सीकारक गुण क्या होते हैं,
या ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है? जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं और खुद का क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। कुल मिलाकर आपको पता है जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वो उसमें ऑक्सीकारक प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। यानी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, और अपचायक जिसको पचे नहीं, सभी धातुएं अपचायक होती हैं। अपचायक का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, और ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। और पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मैं देखूं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक ज़्यादा होगी। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपने देखा भी होगा जो ये फ्लोरीन है वो उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें नीचे ही नीचे आता है। और उसका रीज़न भी आप सबको पता है, ऐसा क्यों है कि जो फ्लोरीन है वो प्रबलतम ऑक्सीकारक क्यों होता है। रीज़न भी आप सबको पता है क्योंकि उसका जो मानक अपचयन विभव है उसका मान अधिकतम होता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी सही है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो फर्स्ट होगा कि इनमें से कौन सा क्रम सही नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब होता क्या है, वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि आयोडीन का जो बंध है वो लंबा बंध है, तो ये सबसे पहले टूटना चाहिए। और सबसे छोटा बॉन्ड आपको पता है फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। भाई हमें पता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। हमें पता है यहाँ फ्लोरीन साइज में छोटा है, छोटा है, क्लोरीन साइज में बड़ा है, ब्रोमीन साइज में और बड़ा है, और आयोडीन साइज में और बड़ा है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, तो मेरे हिसाब से ये बंध लंबा है, और आपको पता है बड़ा चौक जल्दी टूटता है। तो आयोडीन की बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा बंध वियोजन ऊर्जा किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्लोरीन का छोटा आकार है और उस पर 3 जोड़ी लॉन पेयर हैं, उनमें आपस में रिपल्सन लगता है, उसके कारण ये बॉन्ड टूट जाता है, इसीलिए इसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम हो जाती है। और सही आंसर क्या होता है? सर्वाधिक बंध वियोजन ऊर्जा क्लोरीन की, फिर नंबर आता है ब्रोमीन का, और फ्लोरीन कितने नंबर पे चला जाता है? 3rd नंबर पे, और 4th नंबर पे आ जाता है आयोडीन। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो फर्स्ट होगा, तो इसको सही कर लेना आंसर की में कि इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। आ गया समझ में? बिल्कुल मोनिका बेटा, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन से हाइड्रोक्साइड्स ऐसे हैं जो उभयधर्मी हैं, या मैं कहूँ कि वो ऑक्साइड्स कौन से हैं जो उभयधर्मी हैं? आपको पता है ऑक्साइड की 4 कैटेगरी होती हैं। कुछ ऑक्साइड्स तो अम्लीय होते हैं, कुछ ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, कुछ ऑक्साइड उदासीन होते हैं, और कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। मैं आप सबको बता चुका बेसन, गाल, जीभ पर, आशिकी में। बेरिलियम का ऑक्साइड हो, चाहे टिन का ऑक्साइड हो, चाहे गैलियम का ऑक्साइड हो, चाहे एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो, चाहे जिंक का ऑक्साइड हो, चाहे लेड का ऑक्साइड हो, चाहे आर्सेनिक का ऑक्साइड हो, ये सारे के सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक प्रकृति के हैं। इनके ऑक्साइड भी उभयधर्मी हैं और इनके हाइड्रोक्साइड भी कैसे हैं? उभयधर्मी हैं। अब अगर मैं इन सबके अंदर देखूं तो देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये तो उभयधर्मी है, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो उभयधर्मी है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है। बोरॉन हाइड्रोक्साइड तो बोरिक एसिड है, ये तो आपको पता है एसिडिक होता है। और ये बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड आपको पता है ये उभयधर्मी है। और चारों ऑप्शंस में आपको देखने पर पता चल रहा है कि बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और जो जिंक का हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा? 4। सभी का आंसर सही है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न स्पीसीज में त्रिज्या का सही क्रम बताएं। आपको यहाँ 4 आयंस दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी साइज बड़ी है और किसकी साइज छोटी है। पॉजिटिव चार्ज आने पर साइज छोटी होती है, नेगेटिव चार्ज आने पर साइज बड़ी होती है। यह कॉन्सेप्ट तब लगाया जाता है जब सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी हो। यहाँ आप सबको पता है कि जो कैल्शियम है इसके अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन है। भाई कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 में से 2 चले गए 18। यहाँ पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 में से 1 चला गया 18। आर्गन के अंदर कितने हैं? 18। क्लोरीन में 17 और 1 कितना हो गया? 18। और जो सल्फाइड आयन है उसमें 16 और 2 कितना हो गया? 18।
सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में तो डंके की चोट पर सीधा सा आंसर होता है, जिस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज़ उतनी छोटी होगी, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज़ उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब इनमें सबसे छोटा तो कौन होगा, कैल्शियम, उससे बड़ा कौन होगा, पोटेशियम, उससे बड़ा कौन होगा, आर्गन, उससे बड़ा कौन होगा, क्लोराइड, और उससे बड़ा कौन होगा, सल्फाइड। इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या गया, फर्स्ट गया। आगे समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया नहीं करता। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड है जो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं ना, अम्लीय ऑक्साइड, वो तो क्षार से रिएक्शन करते हैं, और उभयधर्मी जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल से भी रिएक्शन करते हैं और क्षार से भी रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो क्षारीय ऑक्साइड होता है वो अम्ल से रिएक्शन करता है। आई बात समझ में। अब आप सबको पता है बेरिलियम ऑक्साइड तो उभयधर्मी है, ये तो अम्ल से भी रिएक्शन करेगा और क्षार से भी, ये तो हमारा बेसन है। हमें पता है बोरॉन का ऑक्साइड ये अधातु का ऑक्साइड है, और सबको पता होता है अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के हैं, और आपको पता है अम्ल किससे रिएक्शन करता है, क्षार से। सिलिका, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स हैं ये अधातु के ऑक्साइड है, और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, और ये भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा। आप सबको पता है कैल्शियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है, और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, और वो किससे रिएक्शन करते हैं, अम्लों से रिएक्शन करते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या जाता है, थर्ड जाता है। इनमें से वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसकी आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। देखो इसके अंदर भी कोशों की संख्या 3 है, इसमें भी कोशों की संख्या 3 है, और इसमें कोशों की संख्या 4 है। जिसमें कोशों की संख्या ज़्यादा है, इसमें कोशों की संख्या ज़्यादा है तो आपको पता है साइज़ बड़ा है, और साइज़ बड़ा होगा तो नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कम होगी, और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ही बाहर निकलेगा। जिसकी साइज़ बड़ी होती है उसका आयनन विभव कम होता है, क्योंकि आयनन विभव और साइज़ एक दूसरे के क्या चलती है, इन्वर्स चलती है। ऐसा आप सबने पढ़ा है। तो सीधी सी बात है, ये तीसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, और ये चौथी कक्षा। इसके अंदर चौथी कक्षा होने के कारण साइज़ बड़ी होगी, और साइज़ बड़ी होगी तो इसका आयनन विभव तो सबसे कम होगा। अब हमारे पास दिखाई दे रहा है 10, 2, 12 और 1, 13। ये तो हुआ 10, नियॉन 10, 2, 12 और 1 कितना, 13। ये आपका हुआ एल्युमिनियम, सही है, सॉरी एल्युमिनियम हुआ ना, अरे हाँ या ना, एल्युमिनियम। ये आपका क्या हुआ, 10, 2, 12 और 2, 14 सिलिकॉन, और ये 10, 2, 12 और 3 क्या, 15। आया समझ में। अब आप सबको पता है कि ये तीसरा आवर्त है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। और जो फास्फोरस है इसका आयनन विभव तो वैसे भी ज़्यादा होगा। उसका रीज़न क्या है, अर्धपूरित कक्षक है, और अर्धपूरित कक्षक का स्थायी विन्यास है, और वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालना चाहेगा। भाई जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये फास्फोरस है, फास्फोरस का अर्धपूरित कक्षक है, अर्धपूरित कक्षक स्थायी होता है। भाई इलेक्ट्रॉन त्यागे क्यों जाते हैं, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। तो जो ये फास्फोरस है इसके अंदर अर्धपूरित कक्षक है, अर्धपूरित कक्षक होने के कारण स्थायी है, और स्थायी होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। इसीलिए इन सब के अंदर सर्वाधिक जो आयनन विभव होगा वो किसका होगा, सेकंड का होगा। और वैसे भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। अरे हाँ या ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी प्रकृति का है। वापिस आ गया, ये तो कैल्शियम ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। सिलिकॉन ऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। और अभी अभी बताया था जो टिन के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी होती है। हमने पढ़ा बेरिलियम के ऑक्साइड्स उभयधर्मी है, हमने पढ़ा टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी है, हमने पढ़ा एल्युमिनियम के ऑक्साइड उभयधर्मी है, हमने पढ़ा जिंक के ऑक्साइड उभयधर्मी है। ये क्वेश्चन शायद वापस रिपीट हो गया, 2-1 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में घटती हुई आयनिक त्रिज्या का क्रम अरेंज करना है। 4 आपको आयन दे रखे हैं, चारों आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है,
चारों के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है। जब सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी साइज़ सबसे छोटी होती है, जिस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज़ उतनी ही छोटी होगी, और जो नेगेटिव वाला होगा उसकी साइज़ उतनी ही क्या होती चलेगी, बड़ी होती चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। इसीलिए इसके अंदर जो आंसर है सबसे छोटा तो कौन है, कैल्शियम, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा क्लोराइड, और उससे बड़ा कौन रहा, सल्फाइड, क्योंकि सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा साइज़ उतनी छोटी होगी, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा साइज़ उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके अंदर हमसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम पूछता है, और आप सबको पता है हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है, जिनमें भी सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की, और ऑक्सीजन और सल्फर में एक्सेप्शनली ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, सल्फर की। तो ऑक्सीजन, सल्फर, फिर फ्लोरीन, और फिर क्या है, क्लोरीन। और वैसे भी आपको पता है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता तो क्लोरीन की होती है, अरे हाँ या ना, हैलोजेंस की ही इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, 3rd रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आवर्त तालिका के प्रथम ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है, बिल्कुल सही है। वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ती है, ये तो ठीक है। आवर्त तालिका के द्वितीय आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है, सही है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज क्या होती है, घटती है। अभी अभी बताया सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में धनायन का धनात्मक चार्ज जितना कम होगा आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होगी ना। अभी अभी मैंने कहा साइज और धनावेश की मात्रा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, समानुपाती नहीं होते, इन्वर्स होते हैं। अभी अभी बताया था जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी, और जितना धनावेश की मात्रा कम होगी उसकी साइज उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। साइज और धनावेश की मात्रा समानुपाती नहीं है, साइज और धनावेश की मात्रा एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती है। ये कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, जब कौन सी श्रेणी होनी चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। इसने कहा सम इलेक्ट्रॉनिक जो श्रेणी है उसमें धनायन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होगा आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम नहीं बल्कि आयनिक त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा होगी। अरे है समझ में, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। हाँ, ये जो चौथा स्टेटमेंट है आप सबको पता है साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ऋणावेश की मात्रा के। और अभी अभी आप सबने ऐसा किया भी कि क्लोराइड और सल्फाइड में आपने कहा कि सर क्लोराइड से बड़ा साइज में कौन होता है, सल्फाइड। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ही बड़ी होगी। तो चौथा स्टेटमेंट यह है कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ऋणायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ही बड़ी होगी, बिल्कुल सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, 3rd रहा। यहां यह कहता है कि ऑक्साइड आयन के निर्माण में प्रथम चरण ऊष्माक्षेपी है और बाद का ऊष्माशोषी जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यहां आप सबको देखो, आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। टेस्ट सीरीज का फायदा तभी होता है जब आप सबको पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कोई ये सोचे कि सर गुट्टी देते, वो संभव नहीं है। आप सबको पता है किसी उदासीन परमाणु में जब पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वो प्रक्रम हमेशा ऊष्माक्षेपी होता है। याद करेंगे, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ऊष्माक्षेपी होती है। लेकिन जब ये ऋणायन बन गया, उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ये वाला जो प्रक्रम है वो कैसा होता है, ऊष्माशोषी होता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सामान्यतः ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, और द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हमेशा कौन सा प्रक्रम होता है, ऊष्माशोषी होता है। आया समझ? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि जो ऑक्सीजन है वो प्रथम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके O- में कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ? जब आप O- ऑक्सीजन ने प्रथम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके O- में कन्वर्ट हुआ तो यहां नंबर 1 तो साइज बढ़ी,
अरे नेगेटिव चार्ज आने पर क्या बढ़ेगी? साइज। साथ ही साथ यहां जेड इफेक्टिव कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? कम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। यहां 8 इलेक्ट्रॉन थे तो यहां क्या हो गए? 9। अब जो आप इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो किसी ऋणायन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक रिपल्सन का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो वो इसका कारण यह है, ये कह रहा है कि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो ऑक्सीजन में तो वो तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, लेकिन जब उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वो हमेशा ऊष्माशोषी प्रक्रम क्यों है? जब किसी ऋणायन में कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वो ऊष्माशोषी प्रक्रम क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है कि O- जो आयन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को के जुड़ने का क्या करेगा? प्रतिरोध करेगा, क्योंकि जो ऋणायन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर पाता? ग्रहण नहीं कर पाता। इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा। इनमें से कौन सा क्रम सही है? सही नहीं है। ये चारों सम इलेक्ट्रॉनिक है। 13 में से 3 चला गया 10, 12 में से 2 चला गया 10, 11 में से 1 चला गया 10, 9 और 1 10। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा साइज छोटी होगी और जितना नेगेटिव चार्ज होगा साइज बड़ी होगी। तो पहला तो आपका सही है। अब आप सबको पता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बोरॉन से ज़्यादा आयनन विभव होता है कार्बन का, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से ज़्यादा आयनन विभव किसका होता है? नाइट्रोजन का। उसका कारण है ऑक्सीजन का विन्यास तो 2p4 है और नाइट्रोजन का विन्यास 2p3 है। नाइट्रोजन के अंदर अर्धपूरित कक्षक के स्थायी विन्यास होने के कारण नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से क्या होता है? अधिक होता है। यानी बोरॉन, कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन आना चाहिए था। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा? सेकंड रहा। आई बात समझ में? तीसरी अगर हम बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की। तो जो ऑर्डर आता है वो आता है क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन कौन आता है? आयोडीन आता है। तो ये वाला आपका सही है। ये आप सबको दिख रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फर्स्ट ग्रुप है। ऊपर से नीचे आओगे तो क्या बढ़ेगी? साइज बढ़ेगी। तो ये भी ठीक है। इसीलिए 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? सेकंड रहा। लैंथेनाइट संकुचन के कारण क्या होता है? सबने पढ़ा है तो अच्छे से कि टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है। टाइटेनियम से बड़ा साइज जिरकोनियम का है, लेकिन अच्छे से याद होगा जिरकोनियम और हैफनियम का साइज आपस में बराबर होता है। और ऐसा कौन से कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। हम इसको पढ़ भी चुके हैं। जब डी ब्लॉक आएगा तो वापस ही आएगा। टी जरा हाफ जिरकोनियम और हैफनियम की साइज लैंथेनाइट संकुचन के कारण आपस में बराबर होती है। आ गया ध्यान? याद करेंगे 4D संक्रमण श्रेणी और 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार वर्ग में लगभग समान होता है। और ऐसा कौन से संकुचन के कारण होता है? लैंथेनाइट संकुचन के कारण होता है। अभी बताया निम्न में से कौन जलीय अम्ल प्रबल अम्ल है? अभी बताया था HF से ज़्यादा प्रबल अम्ल HCl, HCl से ज़्यादा प्रबल अम्ल HBr और HBr से ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन होता है? HI। रीज़न आपको पता है, HI बॉन्ड कैसा है? बड़ा बॉन्ड है। बड़ा बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। HI को पानी में डालोगे, उसका बॉन्ड बड़ा है, तुरंत टूट जाएगा, जल्दी से माध्यम में क्या दे देगा? H+ आयन दे देगा। इसीलिए इन तीनों के अंदर चारों में सर्वाधिक जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आपका HI है। इनके अंदर मुझसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किसका होगा? सर्वाधिक, इनमें से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किस में होगा? अगर आपको इतना भी याद है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता तो हेलोजेंस की होती है, और हेलोजन में भी फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी होती है? क्लोरीन की। तो ऐसा देखते ही आंसर सेकंड हो गया। समझ में आया? ये सब चीज़ें भ्रमित करने के लिए है। इतना भी याद है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता हेलोजेंस की होती है
और हैलोजन में भी फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। तो तुरंत आंसर सेकंड हो गया। अरे आया नहीं आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वापस बार बार रिपीट हो रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बार बार ये 3-4 बार रिपीट हो गया और यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको दे रखे हैं, उनके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं और वापस इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम पूछ रहा है। तो अब तो आपको अच्छे से रट जाना चाहिए। क्लोरीन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, देन कौन आता है? आयोडीन। और आंसर क्या होगा? थर्ड। और मेरा उद्देश्य भी यह है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रट जाए। Z बराबर 115 वाले तत्व को कहाँ रखेंगे? ठीक है, ये जो सुपर हैवी एलिमेंट्स होते हैं परमाणु क्रमांक 103 के बाद वाले तत्व में, जो ये लास्ट के 2 एलिमेंट्स होते हैं, लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं, वो इसकी वर्ग संख्या को बता देते हैं। Z बराबर 115 का मतलब यह है कि ये वर्ग संख्या 15 में है। वर्ग संख्या 15 का मतलब ये 5th परिवार का है। किसका है? 5th परिवार का है। फिर भी आपकी इच्छा है कि नहीं सर मैं तो देखना चाहता हूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आपको पता है Z बराबर 115 और ये 7वें आवर्त में आता है। 7वें आवर्त में आपको पता है SFDP, S ब्लॉक के तत्व भी हैं, F ब्लॉक के भी हैं, D भी है और P भी है। जो N का मान होता है वही S और P का मान होता है। D का मान 1 कम होता है और F का मान 2 कम होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इससे पहले आप अक्रिय गैस कौन सी लगा देंगे? रेडॉन। तो सबसे पहले तो मैं भरूंगा रेडॉन में, फिर भरा मैंने 7s2 में, फिर मैंने भरा 5f14 में, फिर मैंने पढ़ा 6d10 में, 86 और 2 88, 88 और 14 102 और 10 112। तो इसका मतलब 7p में कितने भरने हैं? 3। अंतिम इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में जा रहा है, तो ये p ब्लॉक का तत्व है। लिखते ऐसे हैं, भरते समय क्या करोगे? 5f14, फिर 6d10, 7s2, 7p3। परमाणु क्रमांक जो 115 वाला जो तत्व है वो p ब्लॉक का तत्व है और p ब्लॉक के अंदर वर्ग संख्या का कैसे पता लगाते हैं? ns और np के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेते हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। यानी पुराने हिसाब से तो ये वर्ग संख्या 5th है और आधुनिक हिसाब से इसका वर्ग संख्या कौन सा है? 15। आपको पता है ना कि पहले जो हम वर्ग संख्या देते थे 2 तरीके हैं, 1st है, 2nd है, 3rd है, 4th है, 5th है। तो अगर आपको p ब्लॉक के तत्व का पुराने तरीके से पता लगाना है ये कौन सी वर्ग संख्या में है, तो s और p के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लीजिए, तो ये 5th वर्ग का हो गया। और जो सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो मुझे आवर्त के बारे में जानकारी देती है और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या 7 है, तो इसका मतलब इसकी आवर्त संख्या कौन सी है? 7th। और वर्ग संख्या कौन सा है? 5th। p ब्लॉक का तत्व है, नाइट्रोजन परिवार का तत्व है। अरे आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक 112 परमाणु क्रमांक तत्व के तत्व खोजे जा चुके हैं। परमाणु क्रमांक 108 रखने वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक बार तो क्या किया करो, जोड़ लिया करो। जिसका आंसर 108 आएगा ना वही मैक्सिमम चांस होंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं 108 नंबर का जो एलिमेंट है वो 7वें आवर्त में होगा। अब ये भी बताया था 7वें आवर्त में SFDP है। 7वें आवर्त के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन 7s में, फिर 5f में, फिर 6d में और फिर किस में जाता है? 7p में जाता है। ये मुझे पता चल रहा है कि ये 8वें नंबर के ग्रुप में होगा। कौन से वर्ग संख्या में होगा? 8वें नंबर में होगा। अब अगर आप खींचोगे तो अभी भी बताया, पहले तो लिख लो रेडॉन, सही है, फिर आप क्या लिख दोगे? 7s2, फिर क्या लिख दोगे? 5f14। गिनो यहाँ तक कितने हो गए? 102। 6d 6 है क्या? 6d6 वाला आगे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने कहा कि अगर आपको कोई सुपर हैवी एलिमेंट दे दिया जाए तो ये जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो ये बता देती हैं कि इसकी वर्ग संख्या कौन सी होगी। तो आपको ये पता चल रहा है वर्ग संख्या 18 होगा
और वर्ग संख्या 18 आपको पता है कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है। वर्ग संख्या 18 में अक्रिय गैस होती है और Z बराबर 118 जो है वो OG का होता है, ऑर्गेनसॉन का। आगे समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व X और Z का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। X का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और जो Z है वो है 1s2 2s2 2p5। X की स्थिति Z की स्थिति के संदर्भ में आवर्त सारणी में होगी। तो आपको दिख रहा है ये जो Z है ना, Z ये तो है दूसरे आवर्त का तत्व, क्योंकि आपने इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देख लिया। मैंने कहा था ना सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है, आवर्त को। आ रहा है समझ में। और पता चल रहा है कि 5 और 2 7, इसकी बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हैलोजन परिवार का मेंबर है। और ये जो X है वो n बराबर 3 में है, ये भी हैलोजन परिवार में है। अरे हाँ या ना। और दिख रहा है ये तो आपको पता है फ्लोरीन है और ये आपको पता चल रहा है क्लोरीन है। और आप सबको पता है कि जो X होगा आवर्त सारणी X की स्थिति Z की स्थिति के संदर्भ में, मतलब Z के रेस्पेक्ट में कहाँ होगी, वो Z के रेस्पेक्ट में X की स्थिति कहाँ होगी, नीचे ही तो होगी। अरे आगे समझो। ऐसे क्वेश्चन घुमाते हैं लेकिन थोड़ा भी सोचेंगे तो आंसर आएगा। पैलेडियम आप सबको पता है एक्सेप्शन है, निकिल परिवार में आता है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकिल तो 3d8 होता है, लेकिन पैलेडियम में आप सबको पता है d8 की जगह क्या हो जाता है, d10 हो जाता है। क्वेश्चन में यहाँ पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है और आप सबको पता है पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10 और क्या है, 5s0 है। समझ में आ गया। और ये जो कौन से आवर्त का तत्व होता है, ये 5वें आवर्त का तत्व है। कौन से आवर्त का तत्व है, 5वें। अरे निकिल भाई एक्चुअल में तो होना तो चाहिए था 4d8 5s2। अरे हाँ या ना। लेकिन आपको पता है एक्सेप्शनली ये 4d8 की बजाय क्या होता है, 4d10 5s0। एक्सेप्शन है ये तो, पीडी। अरे पैलेडियम का परमाणु क्रमांक 46 और ये आवर्त संख्या 5 में आता है। अगर कोई डी ब्लॉक का तत्व है और मुझे देखना है उसकी वर्ग संख्या कौन सी है, तो उसके अंदर ns और n-1d के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाता है। अगर कोई डी ब्लॉक का तत्व आपको पता है और पूछा जाए उसकी वर्ग संख्या कौन सी है, तो ये तो है n और ये है n-1, तो ns और n-1d के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लो तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब इसकी वर्ग संख्या कौन सी है, 10 है। निम्न में से किस यौगिक में मैंगनीज की त्रिज्या सर्वाधिक होगी। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ मैंगनीज +4 फॉर्म में है, यहाँ मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, KMnO4 में मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा और यहाँ मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +3 निकलेगा। अब आप सबको पता है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी। साइज और चार्ज एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। पूछ रहा है कि किसके अंदर मैंगनीज की साइज सर्वाधिक होगी, तो बोलो आंसर क्या होगा, बताया ना। साइज और पॉजिटिव साइज और धनावेश की मात्रा एक दूसरे के इन्वर्स होती है। धनावेश की मात्रा जितनी कम होगी उसकी साइज उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया हुआ है। n-3 नियॉन और एल्युमिनियम आयन, n-3 नियॉन और एल्युमिनियम आयन तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। इसमें भी 7 और 3 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। आप सबको पता है सबसे छोटी साइज तो किसकी आएगी, Al+3 की। उससे बड़ी साइज किसकी आएगी, नियॉन की। और सबसे बड़ी साइज किसकी आएगी, n-3 की। यानी जो सबसे बड़ी साइज होगी ना वो n-3 की होगी। अरे हाँ या ना। तो यहाँ तो इसकी कर रखी है, मतलब इन तीनों में आपको सबकी आयनिक त्रिज्या बना रखी है। तो मुझे पता चल रहा है कि जो n-3 है ना, इसकी जो साइज है वो सबसे बड़ी आएगी और ऐसा ऑप्शन एक ही है। और सबसे छोटी साइज किसकी आएगी, Al+3 की। अरे हाँ या ना, देखना। हाँ देखो, सॉरी एक मिनट देखो। हाँ तो n-3 की त्रिज्या सबसे बड़ी आएगी, n-3 की है क्या, ये रही, तीसरा आएगा। और जो आपका Al+3 है उसकी साइज सबसे छोटी आएगी। आगे समझ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
आप सबको पता है कि जो वान डेर वाल त्रिज्या होती है वो सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि वान डेर वाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। यदि सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां आवर्त सारणी के एक आवर्त से संबंधित होती है, जनरली ऐसा ही होता है कि जो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणियां होती है ना वो एक ही आवर्त से संबंधित होती है। जैसे हम पढ़ते हैं n-3, अरे हाँ या ना, O-2, F- नियॉन, जनरली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा होता है। नाइट्रोजन का फर्स्ट आईपी ऑक्सीजन से अधिक होता है, परंतु ऑक्सीजन का सेकंड आईपी नाइट्रोजन से अधिक होता है। सही है बात ये भी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फास्फोरस की अपेक्षा कम होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये एक्सेप्शन है, आपको पता है। सेकंड आवर्त और थर्ड आवर्त में थर्ड आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है। अरे बताया था ना, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर की, नाइट्रोजन से ज़्यादा फास्फोरस की। तो ये कह रहा है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फास्फोरस की अपेक्षा कम होती है। क्या कह रहा है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, सही है। तो इसमें जो आंसर है ना फिर सेकंड ही जाएगा, और अपन को लग नहीं रहा। देखो ये तो सही है कि आयोडीन की वान डेर वाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी है, नाइट्रोजन का फर्स्ट आईपी ऑक्सीजन से अधिक है, लेकिन ऑक्सीजन का सेकंड आईपी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, ये भी ठीक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फास्फोरस की अपेक्षा कम होती है, ये भी सही है। और सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां आवर्त सारणी के एक आवर्त से संबंधित होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां आवर्त सारणी के एक आवर्त से संबंधित होती है। अब देखो इसके अंदर ऐसा जरूरी भी नहीं है। जैसे अब हम बात करें तो n-3, O-2, F-, नियॉन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम +3, अरे अब एक ही आवर्त के थोड़ी है, बल्कि कैसे आवर्त के हो गए, अलग अलग आवर्त के। तो इसीलिए इसमें आंसर सेकंड ही करना पड़ेगा, और कुछ लगता नहीं है। माधवी बेटा आपने कैसे थर्ड कर रहे हो इसका आंसर, और तो कुछ ऑप्शन लगता ही नहीं है भाई। ये तो कन्फर्म है, नाइट्रोजन का IP1 ऑक्सीजन से अधिक होता है, और ऑक्सीजन का IP2 नाइट्रोजन से अधिक होता है। तो इसमें सेकंड ही बैठता है आंसर, और कोई बैठता भी नहीं है। हम सबको पता है कि लैंथेनाइट संकुचन के कारण T½ जिरकोनियम और हैफनियम की साइज बराबर होती है, वो नबाब था। नायोबियम और टेंटेलम की साइज बराबर होती है, कॉमा में वो मॉलिब्लेडेनम और वोल्फ्रेम की साइज भी कैसी होती है, बराबर होती है। आई बस। तो निम्न में से किस युग्म के तत्वों की लगभग समान त्रिज्या होती है? तो दिख रहा है जिरकोनियम और हैफनियम की, दिख रहा है मॉलिब्लेडेनम और वोल्फ्रेम की, और कोबाल्ट और निकिल वालों की भी आपको पता है। जो डी ब्लॉक के तत्व है उनका आकार लगभग आपस में कैसा होता है, समान होता है। तो हमारी मजबूरी है यहाँ आंसर हमें क्या करना पड़ेगा, सभी। O-2, F- में हमको साइज ऑर्डर अरेंज करना है, ये क्लियर बात है। O-2, F- एक बार मैं बताऊं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज कम होती है, यानी ऑक्सीजन की साइज किससे बड़ी होगी, फ्लोरीन से। क्लियर है? फ्लोराइड और ऑक्साइड में हमें पता है O-2 की जो साइज होगी वो फ्लोराइड से बड़ी होगी। रीजन आप सबको पता है, अभी अभी बताया, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसकी साइज उतनी ही बड़ी होती है। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि, और देखो अगर इनके अंदर कंपेयर करें तो ये भी क्लियर है कि फ्लोरीन और फ्लोराइड में फ्लोराइड की साइज बड़ी होगी, अरे हाँ या ना। और ऑक्सीजन से बड़ी साइज किसकी होगी, ऑक्साइड की, ये भी क्लियर बात है। अब इन्हीं बेसिस पर मुझे इसको आंसर को सेट करना है। अब इसने पहला ऑप्शन ये दिया जिसमें ये कहता है कि फ्लोरीन से साइज में बड़ा फ्लोराइड है, सही है, और ऑक्सीजन से साइज में बड़ा कौन है, ऑक्साइड, सही है। और ये भी क्लियर है कि फ्लोरीन से बड़ा साइज में कौन है, ऑक्सीजन। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको सोच सकते हैं कि ये सही निकल सकता है। ये तो सही हो नहीं सकता क्योंकि फ्लोरीन और फ्लोराइड में फ्लोराइड का साइज बड़ा होगा, अरे हाँ या ना। अब हमारे सामने ये ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में हमें पता है थर्ड तो हो ही नहीं सकता
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसकी साइज बड़ी होती है? ऑक्सीजन की। अब हमारे सामने यहां दो चीजें रह गई, एक तो फर्स्ट ऑप्शन और एक कौन सा ऑप्शन रह गया? फोर्थ ऑप्शन। अरे हाँ या ना? एक तो फर्स्ट ऑप्शन रह गया आपके पास और एक कौन सा रह गया? फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो फ्लोरीन से बड़ा फ्लोराइड। एक मिनट, हाँ बेटा फर्स्ट ही आएगा, रुको एक मिनट। आधी बात समझ में? अब सोचो इसमें क्या अपन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लगाओ दिमाग। अब देखो एक बात सुनो, मैं आपसे ये कहूं इसमें कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन से बड़ा ऑक्सीजन, फ्लोराइड और ऑक्साइड, ध्यान से देखना। ठीक है, इस ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में 9 और फ्लोराइड में 10 और इसमें भी 10। सही है? अब फ्लोराइड और ऑक्साइड, अब जैसे मैं अपने पास चक्कर कहां पड़ रहा है, फ्लोरीन मतलब फ्लोराइड और ऑक्सीजन के बीच में लफड़ा हो रहा है कि इन दोनों में साइज में कौन बड़ा है, ऑक्सीजन बड़ा है या साइज में फ्लोराइड बड़ा है, ये हमें सोचना है। भाई यही तो थोड़ा सा अपना कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑक्सीजन साइज में बड़ा है या फ्लोराइड बड़ा है। अब इस फ्लोराइड के अंदर अगर आप देखोगे, फ्लोराइड के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो फ्लोराइड के अंदर परमाणु क्रमांक तो है 9 और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। सही है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक भी 8 है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है। अब हमें पता है जो जेड इफेक्टिव होता है वो कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन की संख्या बटे किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। सही है? इसका जेड इफेक्टिव तो निकलेगा 1 और इसका जो जेड इफेक्टिव निकलेगा, इसका जो जेड इफेक्टिव निकलेगा, इसका अगर हम जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो प्रोटॉन की संख्या तो है 9 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और इसका जेड इफेक्टिव कितना निकलेगा? 0.9। अरे हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अब जेड इफेक्टिव और साइज एक दूसरे के इनवर्स होता है। जिसका जेड इफेक्टिव कम होता है उसकी साइज कैसी होती है? उसकी साइज कैसी होती है? बड़ी होती है। अरे आ रही बात समझ में? इस बेसिस पर बोलो इसका आंसर हमारे हिसाब से साइज में कौन बड़ा होगा? ऑक्सीजन बड़ा होगा या फ्लोराइड आयन होगा? फ्लोराइड आयन। तो इस बेसिस पर इसका आंसर 4th रहेगा। सही कर लेना इसको। द्वितीय और तृतीय आयनन विभव में सबसे बड़ी कूद किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होगी? तो देखो होता क्या है कि जहां आपको लगे कि अब कोशों की संख्या बदल गई है, वहां आयनन विभव में सबसे ज्यादा अंतर आता है। जैसे अगर आपने इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कोई बात नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन P6 से निकलेगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन P5 से निकलेगा, तो दूसरा और तीसरा दोनों इलेक्ट्रॉन 2 से निकलेंगे। इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन 3p5 से, दूसरा 3p4 से, तीसरा 3p3 से। इसमें पहला 3p2 से, दूसरा 3p1 से और तीसरा 3s1 से। इसमें पहला तो निकलेगा 3s1 से, दूसरा निकलेगा 3s से, लेकिन जो तीसरा निकलेगा वो 2p से निकलेगा। तो अभी मैंने कहा अगर आपको लगे कि कोशों की संख्या बदल गई है, जैसे इसके अंदर तो आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन 3s से निकाला और इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला? 2p से। तो जहां आपको लगे कि कोशों की संख्या बदल गई है, वहां हमेशा आयनन विभव का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। दी गई प्रक्रिया में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है? जैसे कोई तत्व है M, वो M+ बनाता है, फिर वो M+M+2 बनाता है। तो अगर आपने पढ़ा हो किन्हीं दो तत्वों के क्रमागत IP के मध्य अंतर अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होता है तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। यहां अगर आप देखोगे M ने जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो M+ में बदला, ये फर्स्ट IP है, और M+
ये पूछना चाह रहा है कि M+ ज़्यादा स्टेबल है या M+2 ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर किसी तत्व के दो क्रमागत IP के बीच में अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आता है तो फिर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। अगर आप इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना आएगा, 15.5 माइनस 7.9, तो ये वो जो डिफरेंस है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आएगा। और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम अगर किन्हीं दो तत्वों के क्रमागत IP में अंतर आता है तो फिर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। आई बस। यहां ये कहता है कि M में से हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको बदला M+ में, तो हमें ऊर्जा देनी पड़ी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर हमने M+ को नहीं, फिर ये कह रहा है M+ में से फिर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ये बदला M+2 में। ये मुझे ΔH की वैल्यू पता नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन जो M है इसमें से जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं और M+2 में बदलता हूं तो पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों को बाहर निकालने के लिए कुल मिलाकर मुझे ऊर्जा कितनी देनी पड़ती है, 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ती है। अब इस क्वेश्चन को समझना क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है जब M को हम M+ में बदलते हैं, यानी M में से जब आप पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो आपको उसको ऊर्जा देनी पड़ती है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, M को M+ में बदलते हैं, यानी कोई परमाणु है उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो एनर्जी देनी पड़ती है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन उस परमाणु में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो कुल मिलाकर ऊर्जा कितनी देनी पड़ती है, 250। अब आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, खुद साइंस के स्टूडेंट हो, खुद सोच सकते हो कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 100 ऊर्जा देनी पड़ी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 150 ऊर्जा देनी पड़ी होगी, तभी तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए कुल मिलाकर ऊर्जा कितनी देनी पड़ी होगी, 250। तो अब वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाला तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ी, सही है। जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो आपको कितनी देनी पड़ी, 150, ये भी सही है। लेकिन ये कह रहा है कि जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो आपको ऊर्जा 250 थोड़ी देनी पड़ी, बल्कि कितनी देनी पड़ी, 150 देनी पड़ी। अरे आगे समझ में। यहां आपको कुछ उदासीन परमाणु दे रखे हैं, 1s2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p5। अब ये कह रहा है निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए उच्चतम IE1 व IE2 का मान होगा, यानी किसका तो IE1 ज़्यादा होगा और किसका IE2 ज़्यादा होगा। तो आपको दिख रहा है कि पहले हम प्रथम आयनन विभव की बात कर लेते हैं। इसमें 2 कोश हैं, इसमें भी 2 कोश हैं और इसमें भी 2 कोश हैं, और इसमें कोशों की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसका आयनन विभव तो सबसे कम होगा और इन तीनों का आयनन विभव ज़्यादा होगा। और आप सबको पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव का मान बढ़ता है। अरे हाँ या ना, थोड़ा बहुत सबको आइडिया होना चाहिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अरे हाँ या ना, लिथियम से ज़्यादा किसका होता है, बेरिलियम। बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम का ज़्यादा है, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है, फ्लोरीन का। अरे हाँ या ना, तो सबसे ज़्यादा जो आयनन विभव होगा वो तो होगा सी का, फर्स्ट IP। समझ में आ गया। अब जब मैं इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, भाई फर्स्ट IP का मतलब तो होता है पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो अब इसका विन्यास हो जाएगा 2p2, इसका विन्यास हो जाएगा 2p4 और इसका विन्यास रह जाएगा 2p6। अब आप सबको पता है ये तो हो गया हीलियम अक्रिय गैस और ये अक्रिय गैस हो गई नियॉन। अरे हाँ या ना, तो फर्स्ट IP तो हुआ सी का। अब जैसे ही आपने इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसने अक्रिय गैस विन्यास धारण कर लिया और इसने भी अक्रिय गैस विन्यास धारण कर लिया। और आप सबको पता है सर्वाधिक आयनन विभव होता है वो अक्रिय गैसों का होता है, और पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक जो आयनन विभव होता है वो हीलियम विन्यास का होता है। अरे आ गया समझ में। इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या रहेगा, सी, और क्या रहेगा, ए रहेगा। अरे आया नहीं आया समझ में। वो प्रक्रम जिसमें उच्चतम ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मैंने आपको कहा ऑक्सीजन में आपने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े और ये O-2 बना,
इसके अंदर क्या हुआ होगा, जब प्रथम इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा तब तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा तो एनर्जी देनी पड़ी होगी। एक मिनट, हेलो, हाँ बेटा बैठ जाओ, ऑफिस में आ रहा हूँ, 5 मिनट बैठ जाओ। खोल लो बेटा, खोल लो, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप भी आ रहा हूँ, 5 मिनट खोल लो बेटा। अब जैसे जब आप किसी परमाणु के अंदर मल्टी इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो, जैसे इस ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो कुल मिलाकर वो प्रक्रम ऊष्माशोषी होता है। पहले प्रक्रम में तो एनर्जी रिलीज कम हुई, लेकिन दूसरे प्रक्रम में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी। तो कुल मिलाकर अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वो प्रक्रम तो ऊष्माशोषी होता है, तो ये प्रक्रम तो ऊष्माशोषी हो गया। अरे है ना, Mg+ से जब आपने Mg+2 बनाया तो आपने तो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे आप आयनन विभव कहेंगे। यहाँ फ्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोराइड आयन बनाया तो ऊर्जा बाहर निकली, और क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाया तब भी ऊर्जा बाहर निकली। और आप सबको पता है फ्लोरीन और क्लोरीन में जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। निम्न में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? जब आप किसी ऋणायन को उदासीन परमाणु में बदलते हैं तो उस ऋणायन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तभी तो वो उदासीन परमाणु बनेगा। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो हमेशा ऊर्जा देनी पड़ती है। अभी बताया था जब आप किसी ऋणायन में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वो प्रक्रम हमेशा ऊष्माशोषी होता है। और आप सबको पता है कि जो ऑक्सीजन में से जब आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला O+ तभी तो बनेगा, तब भी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जब किसी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदलता है, जिसे आप ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं या जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, उस दौरान आपको पता है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये वापस क्वेश्चन आ गया। फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ब्रोमीन और किससे ज़्यादा होती है, आयोडीन। तो है क्या ऐसा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो दिख रहा है कि ये तो हो गया 2s2, मतलब ये हो गया किसका विन्यास, बेरिलियम का। अरे हाँ है ना, ये विन्यास हो गया बोरॉन का, ये विन्यास हो गया कार्बन का, और ये विन्यास हो गया नाइट्रोजन का। सही है, ये तो बेरिलियम का, ये बोरॉन का, ये कार्बन का, और ये नाइट्रोजन का। पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, लेकिन जो अक्रिय गैसें होती हैं वो स्टेबल होती हैं, इसीलिए उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है। इसीलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि किसकी होगी, कार्बन की। अरे आगे समझ में, जो खुद स्टेबल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऋणता का सही क्रम क्या होगा। अब आपको पता होगा कि फ्लोरीन के बाद सर्वाधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो ऑक्सीजन की होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है, 4। अरे हाँ या ना, और ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो ये तो हो ही नहीं सकता, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता तो किसकी होगी, ऑक्सीजन की। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता भी चुका हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। याद करो, इसकी तो बताई थी 0.9, इसकी बताई थी 1.2, इसकी बताई थी 1.5, इसकी बताई थी 1.8, इसकी बताई थी 2.1, इसकी बताई थी 2.5। अरे आगे था। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता तो फास्फोरस की होगी, उससे ज़्यादा सल्फर की होगी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता 3 होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। अरे आगे समझो। विद्युत ऋणताओं में न्यूनतम अंतर कहाँ है? फ्लोरीन की विद्युत ऋणता तो 4, क्लोरीन की 3, तो इनमें तो अंतर हुआ 1 का। कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1, तो यहाँ अंतर हुआ 0.4 का। सोडियम की विद्युत ऋणता होती है कितनी, 0.8, और सीजियम की विद्युत ऋणता 0.9, सीजियम की विद्युत ऋणता 0.7,
तो यहाँ अंतर हुआ कितने का, 0.2 का। और जो ये फास्फोरस और हाइड्रोजन है ना, इनकी विद्युत ऋणता लगभग हमेशा क्या मानी जाती है, समान। फास्फोरस, हाइड्रोजन और कार्बन, ये 3 ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत ऋणता लगभग समान आती है, PSC, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन। लेकिन इनमें भी बेस्ट आंसर चुनना पड़े तो फिर क्या करते हैं, फास्फोरस और हाइड्रोजन। शून्य विद्युत ऋणता कौन दर्शाएगा? आप सबको पता है अक्रिय गैसों के लिए हम विद्युत ऋणता की बात नहीं करते, क्योंकि विद्युत ऋणता की परिभाषा है साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। और जो अक्रिय गैसें हैं वो कभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, इसीलिए हम उनके लिए कभी भी विद्युत ऋणता की बात नहीं करते। इसीलिए जो अक्रिय गैसों वाला जो विन्यास है उसकी जो विद्युत ऋणता होगी वो क्या रहेगी, शून्य रहेगी, क्योंकि हीलियम किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कैसे? विद्युत ऋणता की तो परिभाषा ही क्या है, साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। निम्न में से कौन सा गुण वर्ग 1 व 17 वर्ग में समान नहीं होता? विद्युत धनी गुण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, होता ही है, सही है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर वर्ग में साइज बढ़ती है, सही है। वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है या कम होती है? अरे बोलो, बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। और वर्ग में नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो सर्वाधिक जो रिएक्टिविटी है वो किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। क्यों होती है रिएक्टिविटी फ्लोरीन की? क्योंकि उसके बॉन्ड तुरंत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अपन ने पढ़ा भी था एल्केन फ्लोरीन के साथ तुरंत क्या कर लेता है, रिएक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो यहाँ ऐसा लिखना चाहिए था कि आ गया होगा समझ में चारों ऑप्शंस में से देखने से। परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। आप सबको पता है जितने ज़्यादा परसेंटेज एस लक्षण बढ़ते हैं उतनी ही ज़्यादा क्या बढ़ती जाती है, विद्युत ऋणता। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है? सबको पता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, 4 मानी जाती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होती है, ये बात ही गलत है। फ्लोरीन का आयनन विभव, फ्लोरीन का आयनन विभव क्लोरीन की अपेक्षा कम होता है। आयनन विभव तो ऊपर से नीचे आने पर कम होता है ना। अरे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव क्या होता है, कम। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन बंधुता भी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है और आयनन विभव भी किसका ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो दोनों कथन और कारण दोनों ही कैसे हैं, असत्य। नाइट्रोजन का फर्स्ट आईपी ऑक्सीजन से अधिक होता है, सही है। आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, ये बात गलत है। आवर्त में जब आप जाते हो तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ता है, तो कथन तो सही है, लेकिन कथन सही है नाइट्रोजन का फर्स्ट आईपी ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक है, तो ये तो कथन और कारण तो सत्य हो ही नहीं सकता, है ना। कथन और कारण सत्य हो नहीं सकता, दोनों भी असत्य नहीं है, तो आंसर थर्ड करना पड़ेगा। कथन तो सत्य है लेकिन कारण कैसा है, असत्य। H2O, HOH, HSH, ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं क्योंकि ये साइज बढ़ता जा रहा है। तो ये कह रहा है H2S H2 टेल्यूरियम से कम अम्लीय है, सही है बात तो। अरे हाँ या ना, सही है बात तो। टेल्यूरियम की त्रिज्या सल्फर से अधिक है, ये भी सही है ना। तो यहाँ पर क्या है, कथन और कारण दोनों सत्य, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन और कारण दोनों सत्य हैं। अब यहाँ कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, देखते हैं, ये दो तो हो ही नहीं सकते, सही है। अब अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो ये बात ठीक है कि H2S H2 टेल्यूरियम से कम अम्लीय है, सही है बात तो। टेल्यूरियम की त्रिज्या सल्फर से अधिक है, ये बात भी सही है। देखो कथन और कारण तो सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही स्पष्टीकरण तो यह है कि टेल्यूरियम और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बड़ा बॉन्ड है,
ना कि टेल्यूरियम की साइज सल्फर से बड़ी है। आया समझ में? इसीलिए इसका आंसर क्या रहा? सेकंड। हाँ, ये कहता कि टेल्यूरियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बड़ा बॉन्ड है, किसकी तुलना में? सल्फर हाइड्रोजन की तुलना में, तो फिर हमारा आंसर क्या होता? सही होता। इन क्वेश्चनों में यही तो होता है। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में प्रबल क्षार है। आपको पता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो उभयधर्मी है, और ये लैंथेनम जो हाइड्रोक्साइड्स है वो प्रबल क्षार है, ठीक है। एल्युमिनियम में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये बात भी सही है। एल्युमिनियम में 3D में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो कथन भी ठीक है और कारण ठीक है, लेकिन जो कारण है, जो कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन जो कारण है ना वो कथन की क्या नहीं करता? स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। H2SE की और H2SE ये एसिडिक कैरेक्टर होता। H2S की तुलना में दुर्बल अम्लीय, बात ही खत्म हो गई। अरे हाँ या ना? सल्फर सेलेनियम की तुलना में कम विद्युतऋणी है। अब आप सबको पता है ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो विद्युतऋणता का क्रम तो ये होता है। तो अब सुनो, सल्फर सेलेनियम की तुलना में कम विद्युतऋणी है, ये भी गलत हो गया। सल्फर तो सेलेनियम की तुलना में अधिक विद्युतऋणी है, तो कथन और कारण दोनों ही क्या है? असत्य। तो उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करें और किसी क्वेश्चन में हो तो आप मुझे बता दें, अपन चेक कर लेंगे। थैंक यू आज के लिए।